अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि इंशाल्लाह लदीद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लास 9 के मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर के सेक्शन बी को इंशाल्लाह लदीद डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लें कि सेक्शन बी हमारे पास 40% का है, जिसमें सबसे पहला सवाल अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखने की वजह ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए से रिलेटेड है, जिसमें आपके पास 15 एमसीक्यूज होंगे। तो यहाँ पे सेक्शन बी आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन जो हमारे पास लिखा हुआ है वो ये है कि इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 5i, यानी कि i से मुराद आयोटा है, एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, वेरीफाई दैट z1 ओवर z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z2 कॉन्जुगेट। अच्छा, अब ये चीज हमने वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करने का मतलब ये है कि ये आपके पास इज इक्वल टू के उल्टे हाथ वाली साइड की लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है और सीधे हाथ वाली साइड ये आपके पास राइट हैंड साइड कहलाती है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीकेकार ये होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आए, अगर वही राइट हैंड साइड का आंसर आता है तो ऐसी सूरत में ये क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब या तो वेरिफिकेशन हो नहीं रही या तो फिर आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर की है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी दोनों साइड्स वेरीफाई होती हैं या नहीं। तो सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो हमने यहाँ पे लिखा कि हम कंसीडर कर रहे हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो बैकग्राउंड में आपको यकीनन मुर्गे की अजानों की आवाज़ें आ रही होंगी। तो बहरहाल हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है? लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आपने z1 और z2 को डिवाइड करवाना है और फिर उसका जो भी रिजल्ट हो उसका कॉन्जुगेट ले लेना है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें z1 और z2 को डिवाइड करना होगा। तो हम सबसे पहले z1 डिवाइडेड बाय z2 कर देते हैं, यानी हमारे पास z1 की वैल्यू क्या है? 2 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे ये समझ लें कि ये जो आयोटा है इसकी वैल्यू बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है। तो अब क्योंकि हम जो मेरी फिजिकल क्लासेस ले चुके हैं या पहले भी मुझसे पढ़ चुके हैं तो उनको ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं कि डिनोमिनेटर में हमें स्क्वायर रूट अच्छा नहीं लगता। तो अब डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए, अब क्योंकि आई की वैल्यू भी स्क्वायर रूट में है तो इसका मतलब ये आई क्या है? स्क्वायर रूट ही बेसिकली डिनोमिनेटर में हमें नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म करना होगा, यानी यहाँ पे आई खत्म करना होगा। तो अब आई को खत्म करने के मुख्तलिफ तरीके कार हैं। यहाँ पे हम बाकायदा इसके प्रॉपर फॉर्मूलाज भी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और क्योंकि स्टूडेंट्स को फॉर्मूला से जो है वो बड़ी कोफ्त आती है, वो बोलते हैं हर बात पे फॉर्मूला आ जाता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जहां जहां से फॉर्मूला हटा सकूं वहां पे कोई और तरीके से उसको सॉल्व करवा सकूं। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि उसको जितना आसान हो सके उतना आसान कर दूं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरे तरीके से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करना चाहें तो हमें ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। क्या मतलब हुआ इस बात का? अच्छा, कॉन्जुगेट क्या है? इसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा का पूरा ना, 2 प्लस 3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें ये जो बगैर आई की चीज लिखी हुई है, यानी कि 2 जो लिखा हुआ है ये हमारे पास रियल पार्ट है, और ये जो आई के साथ चीज लिखी हुई है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की बात करेंगे, तो जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि उसके इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन है उसका कॉन्जुगेट निकालते वक्त उस इमेजिनरी पार्ट का साइन तब्दील हो जाएगा। क्या मतलब? अगर प्लस लगा हुआ है तो माइनस लग जाएगा, माइनस लगा हुआ है तो प्लस लग जाएगा। अब यहाँ क्या लगा हुआ है? इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? ये 3, क्योंकि इसके साथ आई लगा हुआ है। हमने 2 को इमेजिनरी पार्ट क्यों नहीं कहा? इसका साइन क्यों तब्दील नहीं कर रहे? क्योंकि ये इमेजिनरी नहीं है, क्योंकि इसके साथ आई नहीं है। तो आई नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रियल पार्ट है।
और i किसके साथ है, 3 के साथ, तो इसका मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसके साथ जो भी साइन होगा वो तब्दील किया जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3i डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3i। तो अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, तो हमारे पास सिनेरियो कैसा नजर आएगा हमें, 2 माइनस 5i मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3i होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3i। अब ये आयोटा को जो है ना वो मैं आई पढ़ रहा हूं, तो इसको मैं कंफ्यूज मत होइएगा कि आयोटा अलग चीज है आई अलग चीज है, सब दोनों से मुराद एक ही है। तो 2 माइनस 3i। अब यहां क्या हो रहा है, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन हो रही है, सिंपल, फर्स्ट टर्म पहले इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे सेकंड टर्म इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो किस तरीके से हो जाएगा, सबसे पहले 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6i। इसी तरीके से अब ये सेकंड टर्म इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, अब इस 2 के साथ कुछ नहीं है ना, तो जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ क्या मौजूद है, प्लस मौजूद है। जब ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 5 2 जा 10i, फिर ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 3 जा 15 और i जा i स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय। अच्छा, अब अगर यहां पे हम देखें तो ये दोनों ब्रैकेट्स को अगर हम इन दोनों पे गौर करें तो इन दोनों की पहली टर्म हमें क्या नजर आ रही है, 2 नजर आ रही है, यानी सेम नजर आ रही है। और इसी तरह अगर हम सेकंड टर्म की बात करें तो यहाँ भी 3 आई है, यहाँ भी 3 आई है, इसका मतलब सेकंड टर्म भी दोनों में सेम है, इसके दरमियान प्लस है, इसके दरमियान माइनस है। तो याद करें कि इस जगह कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो अब मुझे बताएं कि यहाँ पे ए की जगह क्या नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है, जल्दी से बताएं कमेंट में कि यहाँ पे बी की जगह क्या नजर आ रहा है, 3i नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इस फॉर्मूले में जहां पर a है वहां पे क्या लिख देंगे, जल्दी बताएं, यहां पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और जहां b है वहां क्या लिख देंगे, 3i लिख देंगे। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर i बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के, तो i स्क्वायर की वैल्यू कैसे मिलेगी, जल्दी बताएं। यकीनन सी बात है कि दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा i स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर के रूट को कैंसिल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तो इसका मतलब i स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर भी i स्क्वायर नजर आ रहा है वहां पे क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ये हमारे पास हो गया 4 माइनस 6i माइनस 10i, ये कितना हो गया, -16i, यानी आयोटा प्लस 15, और इस i स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हम ब्रैकेट में करके लिख लेते हैं, क्योंकि ये i स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 15 के साथ। यहां पे क्या हो जाएगा, ये 2 2 हो गया 4 माइनस, अब ये स्क्वायर इस 3 पर भी अप्लाई हो रहा है और i पे भी अप्लाई हो रहा है, तो 3 3 9 और i स्क्वायर हो गया, और i स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, i स्क्वायर की जगह हम -1 लिख सकते हैं। अच्छा, ये चीज अगर आपने नोट कर ली तो इसको मैं मिटा देता हूं ताकि हम आगे फर्दर सॉल्यूशन कर सकें। अब ये 4 एज इट इज रहा, -16i एज इट इज रहा, प्लस माइनस माइनस 15 हो गया, होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, और 9 1 9 हो गया। अब जो चीजें आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये 4 और -15 आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा -11 -16i होल डिवाइडेड बाय 4 + 9 13। अच्छा, इसको मजीद कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं -11/13, यानी डिवीजन ब्रेक कर दी ना हमने, -16 डिवाइडेड बाय 13i। अब ये हमारे पास क्या आया, ये आया हमारे पास Z1/Z2। हमें क्या चाहिए था, Z1/Z2 का होल कॉन्जुगेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम इस Z1/Z2 का होल कॉन्जुगेट निकालेंगे। कैसे निकलेगा, बस सिंपल, जो Z1/Z2 का आंसर आया है उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन बदल दें,
तो ये इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये वाला या ये वाला? तो ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। तो 16/13 प्लस 16 ये हो गया -11/13 प्लस 16/13i। ये हमारे पास आ गया, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, यानी -11/13 प्लस 16/13i, ये हमारे पास क्या आया है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। अब इसी तरीके से हमने जो है वो राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अब देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इसी बोर्ड पर ये राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो जाए। कंसीडर करते हैं राइट हैंड साइड को, या इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर इसको फर्दर दोबारा राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर यहाँ साइड पे लिख लेते हैं ताकि एंड में हमें मैच कर सकें। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया हमारे पास -11/13 प्लस 16/13 आयोटा। अब मैं इसको इरेज करता हूं ताकि हम यहां पे राइट हैंड साइड सॉल्व कर सकें। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने कंसीडर कर लिया कि इसको राइट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। क्या मतलब हुआ इस बात का, वहां पे पहले हमें Z1 को Z2 से डिवाइड करवाना था और फिर रिजल्ट का कॉन्जुगेट लेना था। यहां क्या करेंगे, पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे, Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, इन दोनों के जो रिजल्ट्स आएंगे फिर उनको डिवाइड करेंगे। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, Z1 का कॉन्जुगेट ले लेना है। तो Z1 का कॉन्जुगेट कैसे आएगा, Z1 की वैल्यू क्या है 2 - 5i, तो इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 + 5i। ये Z1 बाहर आ गया, यानी Z1 कॉन्जुगेट आ गया। इसी तरीके से आपने क्या करना है, Z2 का कॉन्जुगेट ले लेना है। Z2 का कॉन्जुगेट कैसे आएगा, Z2 आपके पास क्या है 2 + 3i, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 - 3i। अब क्या करें, अब Z1 और Z2 दोनों का कॉन्जुगेट अलग अलग निकाल लिया। अब क्या करें, अब सिंपल इनको डिवाइड कर दें, इनके रिजल्ट्स को, यानी क्या मतलब कि आपने Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट कर लेना है। Z1 क्या है 2 + 5i डिवाइडेड बाय 2 - 3i। फिर वही बात कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट अच्छा नहीं लगता, तो हम इसको यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करेंगे। खत्म करने का क्या तरीकेकार है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो। इस 2 - 3i का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा 2 + 3i, तो 2 + 3i डिवाइडेड बाय 2 + 3i यानी आयोटा। तो अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ, तो ये हो गया 2 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 आयोटा। अब न्यूमरेटर का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे समझा चुका हूं, डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट भी पीछे समझा चुका हूं, तो दोबारा यहाँ पे नहीं रिपीट करूंगा, बस यहाँ पे फर्दर कैलकुलेशन करूंगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 प्लस 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 2 × 3 = 6 आयोटा प्लस 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 5 × 2 = 10 आयोटा। इसी तरीके से प्लस 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 5 × 3 = 15 आयोटा होल डिवाइडेड बाय, यहां पर वही फॉर्मूला लग गया a - b × a + b किसके बराबर है, a² - b² के। यहां a क्या है 2 है, b क्या है 3 आयोटा है, तो हमने क्या लिखना है, ये हो गया 2² - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अच्छा सॉरी, यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा 5i जब 3i से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 15i²। ये 4 एज इट इज रहा फिलहाल, ये हो गया प्लस 16 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 × 4 - 3 आयोटा स्क्वायर। सॉरी 3 नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9, तो 9 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम है क्या है, जल्दी से बताएं, -1, तो ये हो गया 4 + 16i + 15 × -1 होल डिवाइडेड बाय 4 -
9 माइनस 1। अब ये 4 प्लस 16i प्लस माइनस माइनस 15 होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 9 वन ज़ा 9, ये हो गया 4 और माइनस 15 को सॉल्व किया तो ये हो गया माइनस 11 प्लस 16 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13। डिवीजन को इंडिविजुअली अप्लाई कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 11 अपॉन 13 प्लस 16 ओवर 13 आयोटा। ये किसका आंसर है? ये राइट हैंड साइड का आंसर है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड का अगर आंसर देखें तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? माइनस 11 ओवर 13 प्लस 16 ओवर 13 आयोटा। क्या एग्जैक्टली यही राइट हैंड साइड का आंसर आया है? अगर यही आया है तो हम यहां पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड, क्योंकि दोनों के आंसर सेम है तो इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। तो उम्मीद है क्वेश्चन 2 आपको पूरा क्लियर होगा, मुकम्मल इसकी एक एक बात मैंने डिटेल में समझाई है। उम्मीद है कि आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। अगर इस सवाल में कोई बात समझ नहीं आई, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप बिना झिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लोगैरिथम से रिलेटेड है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग लोगैरिथम्स, और ये हमें वैल्यू दी गई है। हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाई ये आपके पास वैल्यू है और आपने इसको लोगैरिथम के जरिए सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है कि यहाँ पे हम सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 99.87 होल डिवाइडेड बाय 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785। अच्छा, अब अगर आप मॉडल पेपर की तरफ देखेंगे तो वहां यहाँ दरमियान में x लगा हुआ है, वो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन को ही रिप्रेजेंट करे। तो परेशान मत हो जाइएगा कि ये x क्या है, तो x कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन को लोगैरिथम के जरिए सॉल्व करना है तो हमें यहाँ पर लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। हम यहाँ पे दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई करेंगे तो हमने यहाँ लिखा अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड्स पर लॉग अप्लाई कर दें तो ये लॉग लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई हो जाएगा और राइट साइड पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये 99.87 होल डिवाइडेड बाय 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785। अच्छा, इसका अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अब हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। लॉग की डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी, जैसे लॉग ए ओवर बी बराबर होता है लॉग ए माइनस लॉग बी के। इसी तरीके से लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी बराबर होता है लॉग ए प्लस लॉग बी के। तो अब यहाँ पर अगला स्टेप थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक ही स्टेप में दो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं, डिवीजन वाली भी और मल्टीप्लीकेशन वाली भी। तो ये समझिएगा जरा, अगर हम इतने हिस्से को देखें तो ये हमारे पास log a ओवर b वाला सिनेरियो नजर आ रहा है। अगर हम इसको कह देंगे a है, ये पूरा का पूरा b है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको? log a यानी कि 99.87 और a ओवर b किसके बराबर होता है? माइनस log b के। अब b की जगह हमारे पास दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b वाला फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई होगी और इसको हम ब्रैकेट में अप्लाई कर देंगे। log a मल्टीप्लाई बाय b कहता है log 8.369 प्लस log 0.785। अच्छा, ये काम हम log टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पे लॉग टेबल को भी डिस्कस करें, वहां से आपको वैल्यूज निकालना सिखाएं। इसके लिए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूं। अगर आपको लॉग टेबल समझना है तो आप कमेंट में मेंशन कर दें ताकि मैं उसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल कर लूं। और अगर नहीं, आप लोग को वो नहीं सीखना तो कोई मसला नहीं, कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हम जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू निकालना सीखेंगे। अच्छा, बच्चों को बड़ी एक प्रॉब्लम होती है, जब मैं ये चैप्टर फिजिकल क्लासेस में और ऑनलाइन सेशन में करवा रहा था तो बच्चे बड़े परेशान थे कि सर कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करवाएं और पेपर के दौरान तो हम साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये
जो है ना, बड़ा एक हमारे जो इन्विजिलेटर्स होते हैं इनको एक बड़ी मिसकंसेप्शन होती है, और वो क्योंकि उनको ये पता नहीं है या पता है और वो खामखा बच्चों के साथ ऐसी ज्यादती कर रहे होते हैं। भाई सिंपल सी बात है, आपकी जो क्लास 9 की न्यू बुक है उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए सवाल सॉल्व करने हैं। सवाल में मेंशन है कि आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है और फिर आंसर लिखना है, तो फिर कैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता पेपर के दौरान? जब बुक में सवाल है तो फिर जाहिर सी बात है कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल पेपर के दौरान भी कर सकते हैं। हाँ, अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने से मना किया गया होता है, तो उन सवालात को अगर कैलकुलेटर के जरिए भी सॉल्व करेंगे तो उसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे। तो अगर सवाल में मेंशन नहीं है कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो या ना करो तो आप कर सकते हो, और अगर मेंशन है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर या कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना तो फिर ना ही साइंटिफिक कर सकते हो ना ही नॉर्मल कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो, फिर आपको बगैर कैलकुलेटर के जो है वो सारी कैलकुलेशंस करके दिखानी होंगी। अब यहाँ पे हम इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं। हम चाहें तो हम इस पूरे को एक स्टेप में ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को समझाने के लिए इंडिविजुअल स्टेप्स कर रहा हूं। यहाँ पे सबसे पहले लॉग का बटन प्रेस किया, 99.87 का लॉग ले लिया, ये हमारे पास आया है, ये हमारे पास आ गया लॉग, यानी इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया है 1.9994। इसी तरीके से फिर ये माइनस एज इट इज रहा, ब्रैकेट फिलहाल एज इट इज रहा। अच्छा, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूं क्योंकि आगे बताऊंगा मैं क्यों लगाया ये मैंने। लॉग 8.369, लॉग का बटन प्रेस किया, 8.369 लिखा, इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया और ये वैल्यू लिख दी 0.9226। फिर यहाँ पे जो प्लस लगा हुआ था उस प्लस को एज इट इज लगाया और फिर मैंने जो है ये आखिरी वैल्यू का लॉग ले लिया, लॉग 0.785। तो ये हमारे पास आ गया। ये यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मकसद ये था क्योंकि मुझे ये अंदाजा था कि लॉग 0.785 जो है वो नेगेटिव आएगा और ये वही हुआ, माइनस 0.1051 हमारे पास आया। अब अगले स्टेप में 1.9994 एज इट इज रहा, माइनस एज इट इज रहा, ये वैल्यू एज इट इज हमने ब्रैकेट में लिखी और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 0.1051, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 0.9226 माइनस 0.1051, ये हमारे पास हो गया 1.9994। ये एज इट इज रहा, माइनस एज इट इज रहा, और क्योंकि अगली वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए मैं इसको ब्रैकेट को भी रिमूव कर रहा हूं। ये हमारे पास हो गया 0.8175। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, हमने लिखा 1.9994 माइनस जो वैल्यू हमारे पास है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, यानी log x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1.1819। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये log x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या log x की वैल्यू चाहिए थी, नहीं, हमें x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू निकालने के लिए यहां से log रिमूव करना होगा। log अगर हम वहां लेकर जाएंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा, और इसी तरीके से इसको दूसरे तरीके से अगर हम समझें, अगर यहाँ से log को खत्म करना है तो हमें दोनों साइड्स पे एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करना होगा। जब दोनों साइड्स पे एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा और यहाँ पर हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा और एंटी लॉग ऑफ 1.1819। तो अब इसका एंटी लॉग कैसे लेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, लॉग का बटन प्रेस करेंगे और आंसर लिखेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 15.201। तो x यानी कि इस वैल्यू को अगर हम लोगैरिथम के जरिए सॉल्व करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 15.201। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी। इस पूरे सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाला है जहां पर आपने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की है। अगर ये स्टेप किसी को समझ में नहीं आया तो वो कमेंट में पूछ ले कि सर इसको मजीद किसी और तरीके से समझा दें, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको किसी और तरीके से भी समझाने की कोशिश कर लूं, लेकिन बड़े सिंपल बड़े आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है हर एक बच्चे को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर प्रॉपर्टी याद है
और मैंने जिक्र भी कर दी कि कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं, लॉग ए ओवर बी और लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की है यहाँ पे। तो अगर ये चीज क्लियर है तो आपको पूरा क्वेश्चन बआसानी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को इस पूरे क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि या तो कमेंट में ही उसका आंसर बता दूं, या फिर अगर वो उसके ऊपर एक लेक्चर जरूरी होगा तो मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि उन क्वेश्चंस के लिए एक सेपरेट वीडियो बना लूं, या फिर अगले लेक्चर में उसको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/3 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -2/9। अब जल्दी से जिन बच्चों को ये मालूम है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से, किस एक्सरसाइज से है, जल्दी से कमेंट में बताएं कि ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज से रिलेटेड है। इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सवाल में गिवन क्या क्या है। तो सवाल में सबसे पहले हमें a प्लस बी प्लस सी गिवन है 1/3 के बराबर। इसी तरीके से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये गिवन है -2/9 के बराबर। मालूम क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। अब जो चीज मालूम करनी है यकीनन उसके लिए कोई ना कोई फॉर्मूला यहाँ पे हमें अप्लाई करना होगा। अगर हम देखें हमें गिवन क्या है, अच्छा यहाँ पे हम इस पे भी स्क्वायरिंग अप्लाई कर सकते हैं, और डायरेक्टली अगर हम फॉर्मूले के जरिए इसको सॉल्व करना चाहें तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है। तो बिल्कुल निकल रहा है। इस फॉर्मूले को मजीद हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, इन सब में 2 कॉमन नजर आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लो, क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब सवाल में हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू गिवन है। अगर इस इक्वेशन में हम a प्लस बी प्लस सी की जगह उसकी वैल्यू और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह उसकी वैल्यू रख दें तो हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू बआसानी निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 1/3 के बराबर। तो इसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू रख दी, ये होल स्क्वायर एज इट इज अपनी जगह पे रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज रहा, प्लस 2 एज इट इज रहा, और ब्रैकेट के अंदर हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह उसकी वैल्यू रख दी जो कि क्या है, -2/9। अब 1/3 का स्क्वायर ले लो, ये स्क्वायर 1 पर भी अप्लाई होगा, 3 पर भी अप्लाई होगा, तो 1 की पावर कुछ भी हो बनी रहता है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें, तो 3 3 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एज इट इज रहा। इसको फर्दर हमने सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 2 4 होल डिवाइडेड बाय 9। अब क्योंकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और ये 4/9 यहाँ एक्स्ट्रा चीज है, तो इसको यहां से हटाएंगे। ये यहाँ क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट। अगर दूसरी साइड पे भेज देंगे तो वहां जाके क्या हो जाएगा, वहां जाके ये ऐड हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/9 प्लस 4/9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्योंकि दोनों के नीचे 9 है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और या तो हम इसको ऐसे डायरेक्टली लिख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इनका एलसीएम आ गया हमारे पास क्या, 9 आ गया, 1 प्लस 4, इन दोनों को ऐड कर लो, 1 प्लस 4 कितना हो गया, 5/9। ये किसका आंसर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है।
सबसे पहले फिर से स्टेप्स रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले जो चीज मालूम करनी है, सोचना ये है कि हमने जो इतने सारे फॉर्मूलाज याद किए हैं उनमें से कोई फॉर्मूला वहां पे इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। हमने सोचने के बाद एक फॉर्मूला निकाल लिया कि जिसमें ये तीनों चीजें हमें मिल रही थी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, जो बराबर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के। फिर हमने क्या किया, फिर जो कॉमन निकल सकता था कॉमन निकाला, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाई, सिंप्लीफाई किया और अपने आंसर तक हम पहुंच गए। तो ये हमारा जो है वो क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, स्टेप्स तमाम के तमाम बआसानी आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बिला झिझक इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी अगर आपके जहन में क्यूरी हो आप पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, कह रहे हैं फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब इस क्वेश्चन में दो चीजें देखने वाली हैं, मालूम क्या करना है, फैक्टर्स और किस तरीके से, फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए। तो हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है जिसको हमने सॉल्व करना है फैक्टर थ्योरम के जरिए, यानी जिसके फैक्टर्स हमें निकालने हैं किसके जरिए, फैक्टर थ्योरम के जरिए। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम कहता है कि आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन है, सबसे पहले आपने इसके लास्ट टर्म को देख लेना है। अब यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 2, हो सकता है यहाँ 1 लिखा हुआ हो सकता है यहाँ पे 3 लिखा हुआ हो, तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा आपने सबसे पहले उसके फैक्टर्स देखने हैं। अब 2 के फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं, यानी 2 किस किस टेबल में आ सकता है, 1 के टेबल में आ सकता है और 2 के टेबल में आ सकता है। तो हमने कहा कि फैक्टर्स ऑफ 2 आर, अब ये प्लस माइनस 1 हो सकता है, इसी तरीके से प्लस माइनस 2 हो सकता है। 3 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 3 के टेबल में 2 नहीं आता, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1 और 2 दोनों प्लस। अब इस साइन से हमें कोई फिलहाल कोई मसला नहीं है, जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम, जो भी फैक्टर्स हम यहाँ पे लिखेंगे उसको हम प्लस माइनस साइन के साथ लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2 के फैक्टर्स क्या हो गए, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। अब क्या करना है, अब एक एक करके हम इस पॉलिनोमियल में इन फैक्टर्स को रखेंगे। कब तक रखेंगे, जब तक हमारे पास आंसर जो है वो 0 ना आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट करके इसको, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अभी हमने इस एक्सप्रेशन को p ऑफ x का नाम दे दिया। अब क्या होगा कि एक एक करके हम सबसे पहले हम -1 रखेंगे, फिर +1 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, फिर +2 रखेंगे। तो कब तक ये काम करेंगे, जब तक कि हमारा आंसर 0 नहीं आ जाता। अब अगर पहली वैल्यू रख के ही हमारा आंसर 0 आ जाएगा तो फिर हम मजीद वैल्यूज नहीं रखेंगे। या अगर आप जहन में कैलकुलेशन करके आप डायरेक्ट ये सोच लें कि भाई ये 2 रखने से आंसर 0 हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट 2 रख लें, कोई मसला नहीं है। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है फिलहाल, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसलिए सारी चीजें करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अब हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू -1। तो अब जहां जहां इस एक्सप्रेशन में, इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 6 इंटू -1 का क्यूब प्लस 7 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस -1 और ये -2 अपनी जगह एज इट इज रहा। ये 6 फिलहाल एज इट इज रहा। -1 की पावर क्या है, 3 मुझे बताएं कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है, जल्दी से बताएं। ऑड नंबर है, तो जब पावर ऑड हो तो वैल्यू के साथ जो भी साइन लगा हुआ होता है रिजल्ट में भी वही साइन आता है। तो अब -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा और -1 का क्यूब -1 रहेगा। क्यों, क्योंकि पावर ऑड है। अगर ये इवन होती तो ये माइनस साइन खत्म हो जाता, जैसे यहाँ पे अभी हम देखेंगे +7। अब पावर क्या है, इवन है, तो इवन पावर अगर हो तो क्या करती है, वो साइन को पॉजिटिव कर देती है, चाहे नेगेटिव लगाओ या पॉजिटिव, रिजल्ट में हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 और ये -2 अपनी जगह एज इट इज रहा। अब प्लस माइनस माइनस 6 1 जा 6 प्लस 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 7 1 जा 7 प्लस 1 -2। अब ये -6 और -2 आपस में सॉल्व होंगे तो ये कितना हो जाएगा, -8। प्लस 7 और +1 आपस में सॉल्व होंगे तो ये कितना हो जाएगा, +8। तो 8 में से अगर 8 माइनस करें तो क्या हो जाएगा, 0।
अब इत्तेफाक ऐसा है कि पहली वैल्यू रखते ही हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, -1 आ गया। रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब क्या हमें बाकी फैक्टर्स भी रखने की जरूरत है? नहीं, अब बाकी रखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक फैक्टर आ गया, और वो एक फैक्टर कौन सा हो गया, ये हमने क्या कंसीडर किया था, x इज इक्वल टू -1। इस -1 को वहां भेज देंगे, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला फैक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, x +1। ये हमारे पास एक फैक्टर आ गया। इसको एंड में तरतीब से लिख लेंगे, फिलहाल आप ये समझ लें कि हमारे पास पहला फैक्टर क्या आ गया, x +1। अब क्या करेंगे, अब आपने यकीनन सिंथेटिक डिवीजन पढ़ा होगा। सिंथेटिक डिवीजन क्या कहता है कि आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, तो आपके पास मल्टीप्लायर यहाँ पे क्या बन गया, -1 बन गया। और ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन थी, इसके जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनको हम यहाँ पे तरतीब से लिख लेंगे। 6, फिर +7, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 7 लिख लें। फिर अब इसका कोफिशिएंट क्या है, यहां तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तो क्या होगा इसका कोफिशिएंट, जब कोफिशिएंट में कुछ नजर ना आए तो इसका मतलब उस कोफिशिएंट में क्या मौजूद है, वहां पे कोफिशिएंट की जगह 1 मौजूद है। तो ये अंडरस्टूड बात है, नजर आए या ना आए आपको पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट में क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। तो ये माइनस, अब क्योंकि -x था ना, तो -1 कोफिशिएंट हो गया, और इसको हमने जो है ये कांस्टेंट को बिल्कुल लास्ट में लिख लिया, और ये हमारे पास -2 हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई मसला? अब इसको हम इस तरीके से फर्दर कर लेंगे ताकि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। अब ये -1, ये पहली वैल्यू हमने एज इट इज नीचे लिख लेनी है। पहली वैल्यू क्या है हमारे पास, 6। अब पहली वैल्यू लिखने के बाद ये वाली वैल्यू, ये जो -1 है ना, ये अब पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस -6 बन जा 6, 7 में से 6 माइनस करो, क्या बचा, 1 बचा, माइनस प्लस -1 बन जा 1, -1 कितना हो गया, -2, माइनस माइनस प्लस और 2 बन जा 2 हो गया, -2 + 2 कितना हो गया, 0 हो गया। इतनी बात क्लियर है, कोई मसला नहीं। अब ये जो हमारे पास लाइन से इस साइड पे जो वैल्यूज हैं, हम देखो सवाल में हमारे पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या थी, 3 थी। तो अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, यानी इसको मजीद आगे लिखेंगे, तो क्वेश्चन जब हम बनाएंगे, q(x) जब हम बनाएंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन में जो मैक्सिमम पावर है उसमें से 1 माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे। क्या मतलब, यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या थी, 3। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 6x की पावर 2। अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सब्ट्रैक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो पावर को, यहाँ पे +1x। अब x की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, या कोफिशिएंट में भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये -2 एज इट इज आ गया। कोई कंफ्यूजन यहां तक, अगर है तो पूछ सकते हैं। अब क्या करें, अब इसके मजीद फैक्टर्स बनाने। अब आपको पता है कि भाई मिडिल टर्म ब्रेकिंग अगर यहाँ पे पॉसिबल है तो वो कैसे पता चलेगा, हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट ले लेना है, 6 to the 12 हो जाएगा, तो -12 हो गया प्रोडक्ट लेके। दरमियान में क्या है, दरमियान में क्या है आपके पास, 1 है। इस 1 को ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -12 आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे +1 आ जाए। तो अब बताएं कैसे बनाएंगे। हमने कहा है इस 12 का जो है ना, आप 12 देख लो किस टेबल में आता है, क्या 2 के टेबल में आता है, 2 6 12, लेकिन 6 में से 2 माइनस करूं तो मेरे पास 1 नहीं बनेगा, 6 में 2 प्लस करूं 1 नहीं बनेगा। दूसरा हमने देखा 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 12 बनता है, 3 4 12 बनता है, और 4 में से अगर 3 माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसका मतलब इन दोनों वैल्यूज को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 1 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों के साथ डिफरेंट साइन होना चाहिए, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसके साथ प्लस लगाएं और किसके साथ माइनस, तो उसका जवाब कौन देगा, ये दरमियान वाली वैल्यू देगा। अब यहाँ पे जो भी साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ आ जाएगा, यहाँ पे प्लस और इसके साथ माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गए, इसके वैल्यूज क्या आ गई, यहाँ पे 6x² एज इट इज रहा, फिर -3x + 4x -2। तो ये हमारे पास क्या हो गया। अब इन दोनों फर्स्ट टू टर्म्स में देखेंगे कि क्या कॉमन है, तो यहाँ से 3x कॉमन नजर आ रहा है। क्या बच गया, जब इसमें से 3x कॉमन निकल गया तो यहाँ से 3 2 6x, एक बाहर चला गया, अंदर एक बच गया। ये पूरी की पूरी टर्म बाहर चली गई, जब पूरी की पूरी टर्म चली जाए तो अंदर क्या बचता है, 1 बचता है। इन दोनों में क्या कॉमन है, +2 कॉमन है, 2 2 4x एज इट इज रहा, माइनस की पूरी टर्म बाहर चली गई, अंदर क्या बचा, 1।
अब क्या इस पूरी एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में हमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है? बिल्कुल, एक ब्रैकेट ऐसा है जो दोनों जगह नजर आ रहा है, वो कौन सा? 2x माइनस वन वाला। तो 2x माइनस वन यहां से हमारे पास कॉमन निकल गया इन दोनों में से। जब इतने फर्स्ट टर्म में से 2x माइनस वन निकला तो क्या बचा? 3x। और सेकेंड टर्म में से जब हमारे पास 2x माइनस वन निकला तो क्या बचा? प्लस 2 बचा। दो फैक्टर्स हमारे पास ये हो गए। एक ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, वो क्या था? x प्लस वन, और ये हमारे पास दो मजीद आ गए, तो ये हमारे पास आंसर इसका हो गया। हमें क्या कहा गया था कि फैक्टर थ्योरम के जरिए आपने फैक्टर्स मालूम करने हैं, और फैक्टर थ्योरम के जरिए हम फैक्टर्स निकाल चुके हैं। हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए? x प्लस वन इंटू 2x माइनस वन इंटू 3x प्लस 2। ये हमारा इस सवाल का जो है वो आंसर हो गया। तो दो चीजें याद रखने वाली हैं। सबसे पहले क्या कि आपने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं, जो लास्ट टर्म है उसके फैक्टर्स बना लेने हैं, फिर उसको जो है वो आपने उस वक्त तक वैल्यूज को, उन फैक्टर्स को पुट करते चले जाना है उसी एक्सप्रेशन में जो सवाल में गिवन है, जब तक कि आंसर जीरो ना आ जाए। फिर फर्दर सिंथेटिक डिवीजन के जरिए आप सॉल्व करोगे और फिर फैक्टर्स आपके पास खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है? कह रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन 25x की पावर 4 प्लस 40x क्यूब प्लस 26x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 बाय डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे दो चीजें देखनी है। क्या करना है? स्क्वायर रूट मालूम करना है। क्या करना है? स्क्वायर रूट मालूम करना है इस एक्सप्रेशन का। किसके जरिए? डिवीजन मेथड के जरिए। किसके जरिए? डिवीजन मेथड के जरिए। अब हमने सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख लेना है, यानी ये हमारे पास क्या है? 25x की पावर 4 प्लस 40x क्यूब प्लस 26x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास सबसे पहली टर्म लिखी हुई है, ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? तो हमने कहा अगर 25 को देखें तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। और x की पावर 4 को देखें तो ये किसका स्क्वायर है? x स्क्वायर का स्क्वायर है। तो अब हमें पता चल गया कि ये 25x की पावर 4 जो है वो किसका स्क्वायर है? 5x स्क्वायर का स्क्वायर है। तो अब 5x स्क्वायर हमने कहाँ लिखना है? एक मरतबा हमने यहाँ लिखना है, तीन जगहों पे लिखेंगे। 5x स्क्वायर यहाँ भी लिखा जाएगा, यहाँ भी लिखा जाएगा और यहाँ भी लिखा जाएगा। ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट यहाँ लिखेंगे, यूं यानी वर्टिकल में ये क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है? अब हमने इसको 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर द एक्स की पावर 4। हमें पता है ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसका साइन तब्दील होता है। अगर प्लस है तो माइनस लग जाएगा, माइनस है तो प्लस लग जाएगा। सेम वैल्यूज विद डिफरेंट साइन कैंसिल हो गई। जो कुछ बचा उसको नीचे लिख लो। क्या बचा? 40x क्यूब प्लस 26x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। अब इन दोनों को ऐड कर लो यूं, तो ये ऐड हो गया 5 प्लस 5 10x स्क्वायर। अब बनाना क्या है? बनाना है 40x क्यूब। बनाना क्या है? 40x क्यूब। ये बनाने के लिए मौजूद क्या है? मौजूद है हमारे पास 10x स्क्वायर। अब नीचे 2x है, ऊपर 3x है। ऊपर वाले 3x में से नीचे वाले 2x माइनस हो जाएंगे। 10 1 द 10 और 10 4 द 40। तो हमारे पास बच क्या गया? 4x बच गया। अब इस 4x को हम यहाँ पे तीन जगहों पे लिख लेंगे। यहाँ पे हमने प्लस 4x लिखा, नीचे भी प्लस 4x लिखा और यहाँ पे भी हमने प्लस 4x लिख लिया। आपको पता है वर्टिकल में जो है ये ऐड होता है और क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो गया हमारे पास 10x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 8x। अब ये जो हमारे पास ये पूरी चीज है ना, ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन इस 4x से मल्टीप्लाई होगी। तो जब 10 4 से प्लस प्लस कितना हो गया? प्लस हो गया। 10 4 द 40 और x स्क्वायर x की पावर 3 यानी x क्यूब। इसी तरीके से प्लस 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 हो गया। 4 4 द 16 और x x स्क्वायर हो गया। नीचे वाली वैल्यूज के साइन तब्दील हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी प्लस था माइनस आ गया, यहाँ पे भी प्लस था माइनस आ गया। सेम वैल्यूज विद डिफरेंट साइन कैंसिल। 26 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? हमारे पास बच जाएगा 10x स्क्वायर। ये प्लस 8x प्लस 1 अपनी जगह पे
एज इट इज रहा। अब देखें, ये चीज बनानी है, ये चीज मौजूद है, क्या बनाना है, 10x स्क्वायर बनाना है। 10x स्क्वायर बनाने के लिए मौजूद क्या है, 10x स्क्वायर। तो 10x स्क्वायर बन रहा, 10x स्क्वायर बन रहा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1 को 3 जगहों पे लिख लेंगे, +1 +1 और +1। अब ये पूरी की पूरी चीज, ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन इस +1 से मल्टीप्लाई होगी। जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा आपके पास, 10x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। नीचे वाली वैल्यूज के साइन तब्दील हो जाएंगे, तीनों के साथ प्लस लगा हुआ था तो माइनस लग गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 25x की पावर 4 प्लस 40x³ प्लस 26x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट आया है 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये हमारा आंसर हो गया। कोई कंफ्यूजन इसमें, बहुत सिंपल है सब, बस सारा कमाल इस फर्स्ट टर्म को समझने का कि इस फर्स्ट टर्म तक किस तरीके से पहुंचा जाएगा, इसको कैसे हम ब्रेक करेंगे और किस तरीके से हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बिला झिझक पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एंड आल्सो वेरीफाई द आंसर। दो चीजें। अब बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे कि वो सॉल्यूशन सेट तो निकाल लेते हैं लेकिन उस आंसर को वेरीफाई नहीं करते। अब देखें यहाँ पे सॉल्यूशन सेट निकालने के लिए भी कहा गया है और वेरीफाई करने के लिए भी कहा गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के मार्क्स होंगे। तो अगर आप सिर्फ सॉल्यूशन सेट निकालेंगे तो आपको इस सवाल में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको सॉल्यूशन सेट भी मालूम करना है और उस आंसर को वेरीफाई भी करना है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को एज इट इज लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 10 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 20 इज इक्वल टू 100। अब सॉल्यूशन सेट मालूम करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अननोन यहाँ पे क्या है, x। x की वैल्यू तब पता चल सकती है जब ये x इस स्क्वायर रूट से बाहर आए। इस स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए स्क्वायर रूट को खत्म करना पड़ेगा। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए सबसे पहले उस स्क्वायर रूट के साथ कोई भी एक्स्ट्रा चीज अगर हो बाहर तो उसको दूसरी साइड पे भेजेंगे या उसको वहां से किसी तरीके से खत्म करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, ये 10 एक्स्ट्रा चीज है, ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी साइड पे जब मैं भेजूंगा यानी राइट हैंड साइड पे जब भेजूंगा तो ये वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 20 एज इट इज रहा, ये 100 डिवाइडेड बाय 10 हो गया। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या हो गया, x प्लस 20 इज इक्वल टू 10। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब स्क्वायर रूट को खत्म करना है। स्क्वायर रूट कैसे खत्म हो सकता है, स्क्वायर के जरिए। तो हमने कहा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई कर दो। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। अब क्या होगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, x प्लस 20 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। 10 के स्क्वायर का मतलब 10 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, 10 10 का 100। x की वैल्यू चाहिए, ये 20 यहाँ पे एक्स्ट्रा, ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहां जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 100 माइनस 20। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 80। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट हमारे पास हो गया 80। ठीक है, अब क्या करें, अब ये 80 जो वैल्यू आई है x की, क्या ये सही आई है या नहीं, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। हमने कहा वेरिफिकेशन कैसे होगी, वेरिफिकेशन बड़ी आसान है। सबसे पहले जो सवाल है उसको एज इट इज लिख लो, 10 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 20 इज इक्वल टू 100। अच्छा ये याद रखिएगा कि जब हम वेरिफिकेशन कर रहे होंगे तो हम लेफ्ट साइड से कोई भी चीज राइट साइड पे नहीं भेजेंगे, राइट साइड से कोई भी चीज लेफ्ट साइड पे नहीं भेजेंगे। जो चीज जहां लिखी हुई है उसको वहीं रहने देंगे।
अब x की वैल्यू आपके पास क्या आई है 80, उस x की वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में रख देना है, यानी x की जगह पे आपने क्या लिख लेना है 80 लिख लेना है। तो ये 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100। ये हो गया 10 स्क्वायर रूट ऑफ 80 प्लस 20 कितना हो गया 100। 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 100 10 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ये हुआ क्या बेसिकली, ये यहाँ पे हुआ ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर कर दिया हमने और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो इसलिए हमें ये 10 मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आ गया किसके साथ 10 के साथ। तो क्या 10 10 का 100 होता है, बिल्कुल 100 होता है। दोनों साइड पे 100 नजर आ रहा है, अगर दोनों साइड पे 100 नजर आ रहा है तो इसका मतलब दोनों साइड सेम हो गई और ये वेरीफाई हो गया। दोनों साइड सेम आ गई ना, लेफ्ट साइड पे भी 100 नजर आ रहा है, राइट साइड पे भी 100 नजर आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों साइड पे जब वैल्यू सेम हो जाए तो इसका मतलब आपकी एक्सप्रेशन, आपकी इक्वेशन जो है वो वेरीफाई हो गई। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ये अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हमें इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना है, यानी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एज इट इज लिखना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। फिर इसको अरेंज करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स यहाँ पे, वहां जाके प्लस एक्स हो जाएगा, ये प्लस 1 है यहाँ पे, वहां जाके माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमें ये चीज मालूम है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज होती है वो a की वैल्यू होती है, x के साथ जो चीज होती है वो b की वैल्यू होती है, और बगैर x के यानी जो कांस्टेंट लिखा हुआ होता है वो किसकी वैल्यू है c की। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ कोफिशिएंट में क्या है 1 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, इसी तरीके से b की वैल्यू क्या हो गई 1 और c की वैल्यू क्या हो गई -1। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वहां यहाँ माइनस जहां लगा होता है ना वो माइनस भी नहीं लिखते। भाई माइनस लिखना होता है लेकिन प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे बेशक कोई साइन ना लगाओ, कोई मसला नहीं, क्योंकि इनके साथ प्लस है, प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर माइनस होगा तो माइनस जरूर लिखेंगे। क्लियर हो गई बात। अब क्या करें, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब यहां पे भी बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि वो ये जो लाइन है ना डिवीजन की, वो सिर्फ इतने हिस्से में लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन ये पूरी ये माइनस बी के नीचे भी है, तो माइनस बी के नीचे से ये पूरी इस पूरी जो न्यूमरेटर है ये पूरे के नीचे है। अब जहां पे b है वहां पे b की वैल्यू रखते हैं, जहां पे a है वहां a की वैल्यू, जहां c है वहां c की वैल्यू। तो b की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर -4 इंटू, सॉरी -1 नहीं, यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि b पॉजिटिव है ना हमारे पास। -4 इंटू 1 क्या है, a क्या है हमारे पास 1 और c हमारे पास क्या है -1 होल डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 1। ये -1 एज इट इज रहा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4 होल डिवाइडेड बाय 2 1 2। अब x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 5 होल डिवाइडेड बाय 2। अब एक वैल्यू जो है वो आप प्लस साइन के साथ लिख लें, एक माइनस साइन के साथ लिख लें, तो हमारे पास क्या हो गया -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरीके से x की दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल डिवाइडेड बाय 2। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट हमारे पास हो गया -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 कॉमा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2। तो ये हमारा जो है वो आंसर है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया, स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, तमाम फॉर्मूलाज को हमने डिटेल में डिस्कस किया,
हर एक स्टेप को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब आपके लिए एक टास्क है, वो टास्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ये जो है वो थ्योरम से रिलेटेड है। आपने ये करना है कि आपने घर पे बैठ के इनको सर्च करना है अपनी किताब में कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में मौजूद है, ये किस चैप्टर का थ्योरम है, ये किस चैप्टर से रिलेटेड है, ये किस चैप्टर से रिलेटेड है। वैसे तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप लोग सीख नहीं सकोगे। तो उम्मीद है कि आप ये टास्क कंप्लीट कर लेंगे। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक सेपरेट वीडियो थ्योरम से रिलेटेड प्रोवाइड कर दूं। फिर भी सर्च करने के बावजूद भी अगर आपको चीज़ें ना मिलें, आपको ना समझ में आए कि कौन सा थ्योरम कहाँ पे मौजूद है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको वहीं पे उसका जवाब दे सकूं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारा जो है वो सेक्शन सी से रिलेटेड होगा। उसमें हम फैक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे, इसी तरीके से ग्राफ को डिस्कस करेंगे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा वो। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे आपके सामने आऊँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।